हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का जेनरिक इलेक्टिव में इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वन। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के पिछले 4 बार के जो क्वेश्चन पेपर थे, उन सारे क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, अटेम्प्ट हुए हैं, वो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन कवर कर लेते हैं तो मतलब कि जो आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, उसके भी सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, सारे क्वेश्चनों को पढ़िए, समझिए क्या लिखना है आंसर में, वो भी हमने बताया है, आप उसे भी पढ़िए ताकि आपको आइडिया लग जाए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वन का जो सब्जेक्ट है वो चुना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा पेपर जो है वो चांसेस है कि यहीं से बनेगा, क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे, थ्योरेटिकल जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन रिलेटेड वीडियोस आपको यहीं देखने को मिलती रहेंगी और आपकी ग्रेजुएशन पार होने तक हम लोग आपको इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर वन की, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, पर हमने जो आंसर है वो आपका सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा है क्योंकि हमें मेनली बुक जो थी वो इंग्लिश में ही मिली थी। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश आंसर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आंसर आपको इंग्लिश में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज बिजनेस साइकिल, हाउ डज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिहेव ओवर द कोर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, डज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एवर रीच जीरो। तो भाई पहले आपको ये बता रहे हैं कि भाई बिजनेस साइकिल होती क्या है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है वो बिजनेस साइकिल के ऊपर किस तरीके से बिहेव करता है और क्या कभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जीरो हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे आपको जो आंसर है वो हमने यहाँ पे आपको देखिए बताया है। ये आप आंसर पढ़ सकते हैं। देखिए आंसर हम लोग कवर अप नहीं करेंगे, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, आंसर को पढ़िए ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में, बिजनेस साइकिल के बारे में हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर वन के आंसर में आप ये जो पॉइंट है ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप लोगों के लिए काफी इजी रहेगा आंसर को ज्यादा बड़ा करने में, ज्यादा बड़ा बनाने में। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दो आता है, explain the difference among the nominal interest rate and real interest rate and the expected interest rate. Which interest rate concept is the most important for the decision made by borrower and lenders wide? तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। तीन तरह के इंटरेस्ट रेट के बारे में पूछा गया है। पहले डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो, रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो, ठीक है, और एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट होता है वो। इन चीजों को पहले आपको इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना है। ठीक है, विच इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेड बाय बोरोवर एंड लैंडर। जो भी बोरोवर है, पैसा बोरो कर रहा है, या जो लैंडर है जो पैसा दे रहा है, उनके लिए कौन सा इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको फॉलो करना चाहिए, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट में एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन करा इंट्रोडक्शन की, हमने बताया भी है कौन सा रेट क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, और उसके बाद आपका ये जो मेन आंसर के पॉइंट है ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, व्हाट इज मनी, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी, मनी क्या है और मनी के फंक्शन क्या है, ये दोनों आपको चीजें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे मनी और मनी के फंक्शन हमने एक्सप्लेन करे हैं, आप देख सकते हैं। इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है अपने डिटेल आंसर में। ठीक है, पहले आप मनी के बारे में बताएंगे कि मनी क्या होती है, उसके बाद आप ये बताएंगे कि मनी के फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन भी बता रखे हैं, जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट या फिर स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। उसके बाद आपका जो मेन आंसर के पॉइंट है, अगर आपको आंसर बड़ा करना है तो ये रहे वो पॉइंट। ठीक है, इन पॉइंटों को भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि इन पॉइंटों को पढ़ने के बाद आपको आंसर में किन पॉइंटों को एक्सप्लेन करना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट शॉर्ट नोट ऑन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव जो इकोनॉमिक होती है उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इंट्रोडक्शन में या फिर हमने सिंपल लैंग्वेज में पहले इस टॉपिक के बारे में बात करी है, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ये अब आपके लिए पढ़ना जरूरी है। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आप मेन आंसर में आएंगे, जो कि आपका मेन आंसर ये रहा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर पांच, राइट शॉर्ट नोट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बेरोजगारी के ऊपर आपको जो शॉर्ट नोट होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, बेरोजगारी क्या है, कैसे होती है, कैसे पनपती है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये रहा थोड़ा सा और उसके बाद आपके मेन पॉइंट जो है वो ये आता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, आपका आंसर जो है काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छह, राइट शॉर्ट नोट
ऑन द रिसेडियन इक्विवेलेंस प्रीपोजिशन। रिसेडियन इक्विवेलेंस प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी। ये आपका जो टॉपिक है उसके बारे में हमने एक्सप्लेनेशन दिया, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका मेन आंसर का जो पॉइंट है वो आपका ये होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड प्राइस क्या होता है और बॉन्ड यील्ड क्या होता है ये बताना है। एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन देम यूजिंग सूटेबल एग्जांपल। भाई सूटेबल मतलब अच्छे एग्जांपल का यूज करके आपको बॉन्ड प्राइजेस और बॉन्ड यील्ड के बीच में डिफरेंस जो होता है वो आपको यहाँ पे बताना। मतलब रिलेशनशिप है, डिफरेंस नहीं है, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच में वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका पॉइंट में आंसर। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वही डेटा दे दिया जाएगा। सपोज यू हैव इकोनॉमी, डिस्क्राइब द फॉलोइंग फंक्शन, कंजप्शन इतना, टैक्स इन्वेस्टमेंट इतना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना, ठीक है, ट्रांसफर इतना। तो कैलकुलेट करना है किसको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड मल्टीप्लायर इन दिस मीडियम। तो मल्टीप्लाई इस मॉडल में मल्टीप्लायर कौन है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कैलकुलेट आपको करना है इस लेवल का। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। देखिए कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पे करके दिखाई है, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। ये आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करनी होगी, बस थोड़े डिटेल वर्जन में आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये फिर आपके मेन पॉइंट हो जाते हैं इस आंसर के। इन पॉइंटों को भी आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन मतलब कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 9, why are unemployment benefit refer to an automatic stabilizers? Explain how these mm, mechanics affect business cycle application। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट्स रेफर टू है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ठीक है, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर के रेफर करते हुए भाई अनएम्प्लॉयमेंट के क्या बेनिफिट है वो बताना है। और हाउ दीज मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म आपके फिट हो रहे हैं घरों में, ठीक है, मैकेनिज्म मतलब मशीनों में जो सारी चीजें हैं या फिर बाकी सारी चीजें, ठीक है, तो अफेक्ट बिजनेस साइकिल कैलकुलेशन ही आपको यहाँ पे बताना। ये आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाएगा। ये हो जाता है आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, ये हो जाता है आपका पॉइंट। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है। 10 में पूछा गया है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहाँ पे फॉलोइंग के मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के इफेक्ट बताने हैं यूजिंग सुटेबल डायग्राम। इनको डायग्राम को यूज करके, इंक्रीज इन लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन इन इकोनॉमी विच इंक्रीज नॉमिनल मनी इनकम। और सेकंड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक। तो ये आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, इन चीजों को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। तो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ सकता है और बाकी आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों चीजों के बारे में बताया। ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये आपके नीचे पॉइंट हो जाते हैं। उस पॉइंट के बारे में क्वेश्चन नंबर 11 आता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, डिफाइन यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। पहले कंपोनेंट भी बताने हैं और यूजर कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको बतानी है। ठीक है, उसके कंपोनेंट क्या है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करा। इन्हीं पॉइंटों को ऐसे ही अगर आप डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं तो आपका जो आंसर है वो काफी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है, ये आपका 6 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपके अगर मेन आंसर में ये सारे पॉइंट भी आप लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने जो ऊपर एक्सप्लेन करे हैं ये सारे पॉइंट, ये कंपोनेंट हो जाते हैं, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज GDP deflector, how is it related to the price index of an economy। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है ये आपको बता रहा है और उसके बाद ये किस तरीके से रिलेटेड है प्राइस इंडेक्स ऑफ इकोनॉमी, तो ये भी आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप इस एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये हो जाती है आपकी, ये आपके 6 पॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ये दिए गए हैं, तो इनको भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, explain the determination of equilibrium income in an open economy. By how much will the level of income increase if export increase by the amount A। अगर कोई एक्सपोर्ट है इंक्रीज होता है बाय अमाउंट ए, तो हाउ मच द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज, कितना लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। पहले आप एक्सप्लेन करेंगे ओपन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये मैंने एक्सप्लेन करा इस चीजों के बारे में। उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के आंसर में ये बता सकते। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, व्हाट आर द मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। पहले आपको फंक्शन ऑफ मनी बताना है और मेजर ऑफ मनी सप्लाई भी आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका आंसर, ये आपके बचे हुए पॉइंट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
define net export function and give its determines determine national income by using net export function in an economy open economy। इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना, ठीक है, ये हो जाता है। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाता है, ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, differentiate between microeconomics and macroeconomics, what are the macroeconomics issues ऑफ एन इकोनॉमी। तो भाई माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में क्या अंतर है ये हमने यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद क्या इश्यूज हैं वो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करें, तो उन इश्यूज को भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ये आपके इश्यूज हो जाते हैं, टोटल हमने 6 जो इशू है वो बताए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने मेन पॉइंट के जो मेन आंसर के जो पॉइंट है वो भी हमने यहाँ पे बताया, तो ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राइट शॉर्ट नोट ऑन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है, ठीक है। ये आपका फिस्कल पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन हो जाती है। फिर टाइप कौन कौन से हैं फिस्कल पॉलिसी के, ये हमने बताए हैं दोनों, ठीक है, और लिमिटेशन क्या है उसकी वो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका मेन आंसर का पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट आप मेन आंसर में इस सब क्वेश्चन के आंसर में मतलब स्पेसिफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, राइट शॉर्ट नोट ऑन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस को लेकर आपका जो साइड नोट है, या फिर आप कह सकते हैं, सॉरी, शॉर्ट नोट लिखना है आपको इस टॉपिक के ऊपर, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। तो इस चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। पहले लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे वो सारी चीज, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी मोर एक्सप्लेनेशन, और ये आपका मेन आंसर के पॉइंट हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर। ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर में शॉर्ट नोट आपको लिखना, ठीक है, ये हो जाता है आपका आंसर। एग्जाम्पल भी दिए हमने, देख सकते हैं, एक्सपोर्ट और इम्प्लीकेशंस भी हमने यहाँ पे बताइए, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है। मेन आंसर के जो पॉइंट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनइंटेंडेड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन इट बिकम नेगेटिव एंड पॉजिटिव विद द हेल्प ऑफ बैंक। ये आपको आप बताना, आपका आंसर। डायग्राम के बारे में भी कैसा बनेगा ये भी हमने थोड़ा बहुत बताया, तो इसको भी आप देख सकते हैं, और आपके जो मेन आंसर के पॉइंट है वो आपके। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, with the help of example explain how bank can create a credit, when are you limitations of credit creation। तो ये आपको क्रेडिट क्रिएशन क्या है, एग्जाम्पल भी देना है, एक्सप्लेन करना है कि क्रेडिट क्रिएशन को बैंक कैसे मतलब स्टार्ट करता है, ठीक है, और व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, तो ये भी आपको यहाँ पे बताना, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता है मेन, फिर इसके बारे में ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। ये क्रेडिट क्रिएशन की लिमिटेशंस हो जाती हैं, और ये आपका मेन आंसर के पॉइंट हो जाते हैं, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन, हाउ डज द सेंट्रल बैंक यूज ओपन मार्केट ऑपरेशन टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो पहले आपको बताना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, सेंट्रल बैंक उसे कैसे ऑपरेट करता है मनी को सप्लाई इकोनॉमी में करने के लिए, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ओपन मार्केट के बारे में यहाँ पे आपको बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें एक्सप्लेन करी, आप देख सकते हैं ये सब, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज और क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये भी हमने यहाँ पे बताया, एडवांटेज और लिमिटेशन भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके मेन पॉइंट जो होते हैं वो ये हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट द कंजप्शन एंड सेविंग डिसीजन। भाई ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि कंजप्शन और सेविंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके सारे आंसर, 6 पॉइंट हमने यहाँ पे ये बताए हैं जो कि कौन से हैं, फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कंजप्शन को, तो ये हो जाते हैं, ठीक है। फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं सेविंग को, तो ये हो जाते हैं आपके 6 पॉइंट, ठीक है। 3 इधर और 3 सब, 3 इधर और 3 इधर, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाता है मेन पॉइंट, जो कि आप ये सारी चीजें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनकम लेवल अगर बढ़ता है, ठीक है, तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, सेविंग भी बढ़ेगी। इंटरेस्ट रेट अगर आपका, इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो रेट्स अगर गिरेंगे, ठीक है, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट डाउन है तो रेट से लेफ्ट राइट जाएगा, कंजप्शन बढ़ेगा और सेविंग कम होगी, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है,
In the consensus model, discuss the effect of changes in fiscal variable, increase in government purchase, reduction in income tax rate, and increase in transfer payment on equilibrium level of income. तो ये आपको आप एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये भी आपका थियोरेटिकल के साथ साथ थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, तो ये भी आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, ये हमने एक्सप्लेन करा है, ये इंक्रीज ट्रांसफर पेमेंट और ओवरऑल इफेक्ट, और ये फिर आपका 6 पॉइंट के साथ आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 25, explain the working of investment multiplier, what are leakages of a multiplier। तो ये आपको यहाँ बताना है। ये हो जाता है आपका मल्टीप्लायर के बारे में। फिर लीकेज क्या है उसके बारे में आप ये भी बता सकते हैं, और फिर आपका जो मेन आंसर है वो ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके टोटल 25 क्वेश्चन। उनके हमने आंसर भी दिखाए, पॉइंट भी दिखाए, क्या आपको लिखना है, किन चीजों का एक्सप्लेन करना है, वो भी मैंने आपको बताया। तो एक बार बस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है, पूरी शुरू से लेकर एंड तक, और आप लोगों को इजी लगेगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ के साथ आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर और बाकी सारी चीजों को भी चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।